देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, आईटीसी, मैंने बोला था आईटीसी। अब मैं इसमें आपको आईटीसी को समझाता हूँ कि आईटीसी की छूट मुझे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं बायर हूँ, क्या बोला था मैंने, मैं बायर हूँ और सामने वाला क्या है, सप्लायर है। जब मैं अपने बायर से कोई भी गुड्स खरीदता हूँ, जैसे कि मान के चलो मैंने मोबाइल खरीदा है 10,000 रुपये का, और इसमें मैंने क्या दिया है, 1,800 रुपये जीएसटी दिया है। यानी कि मोबाइल जो है 10,000 रुपये का है और इसमें 18% जीएसटी लगा हुआ है। कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है दोस्तों, 18% का मेरे को जीएसटी लगा हुआ है ना, 18% जीएसटी। ठीक है, 18% जीएसटी, पेंसिल अच्छा चल नहीं रहा है मेरे से, अरे 18% ये क्या है, जीएसटी लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, 18% का जीएसटी लगा हुआ है, 10,000 का 18%, 1,800 रुपया हो गया। अब 1,800 रुपया क्या हो जाएगा, मेरा जीएसटी हो जाएगा। तो मैंने जब ये सामान खरीदा अपने सप्लायर से, तो सप्लायर जो है जब अपना सेल का डिटेल सरकार को देगा, तो सरकार को डिटेल जो देगा वो क्या होता है, R1 होता है। तो जब वो सरकार के पास अपना R1 फाइल करेगा, यानी कि अपने सेल का डिटेल देगा, यानी कि मेरा सप्लायर जो है जब अपना R1 फाइल करेगा, तो उसमें क्या करेगा, जो मैंने गुड्स खरीदा है 10,000 रुपये का, जिसमें मैंने 18% टैक्स दिया है, तो वो जब अपना R1 फाइल करेगा तो उसमें मेरा जीएसटी नंबर लिखा रहेगा और सरकार को बताएगा कि मैंने इसको इतने का गुड्स बेचा है और इतना टैक्स मैंने कलेक्ट किया है, तो वो सरकार को बताएगा। तो सरकार क्या करेगा, मुझे जो है उस आईटीसी को वापस करेगा। क्या करेगा, वापस करेगा। लेकिन ये मुझे कैश के रूप में वापस नहीं करेगा, ये आईटीसी जो है मेरे किस रूप में रहेगा, जीएसटी पोर्टल में क्रेडिट लेजर में रहेगा। ठीक है ना, मेरे हाथ में कैश के रूप में नहीं आएगा। तो ये आईटीसी जो है मेरे हाथ में कैश कैसे होगा, यानी कि कैश में कब कन्वर्ट होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपने सप्लायर से सामान खरीदा 10,000 रुपये का और 18% जो है जीएसटी दिया, और सप्लायर ने क्या किया है, अपना R1 फाइल किया है, यानी कि सेल का डिटेल सरकार को दे दिया। तो सरकार को जब उसने डिटेल दिया, तो सरकार ने मुझे जो क्या है, जो मैंने गुड्स खरीदा था उसका जो आईटीसी था, उसका छूट मुझे मेरे जीएसटी पोर्टल में डाल के दे दिया, यानी कि डाल के रख दिया है। अब मैं इसकी छूट कब लूँगा, तो दोस्तों जब मैं सामने वाले को, जब इस गुड्स को बेचूंगा, क्या करूंगा, इस गुड्स को मैं सामने वाले को बेचूंगा। तो सामने वाले को अब मैं 10,000 में खरीदा हूँ, तो 10,000 में तो बेचूंगा नहीं। ठीक है, मेरा गुड्स का रेट यहाँ पर क्या है दोस्तों, 10,000 रुपये है ना। देख के आप क्या कर दे, 11,800 मत बोल देना, ये इनवाइस वैल्यू है 11,800, लेकिन मेरे गुड्स का रेट क्या है, 10,000 है, क्योंकि 18% तो मुझे क्या हो जाएगा, इनपुट के रूप में मिल जाएगा। तो मैं 10,000 का गुड्स 10,000 में तो बेचूंगा नहीं, इसमें मार्जिन लगा के बेचूंगा। तो मैं क्या किया कि 10,000 का गुड्स जो है 11,000 रुपये में बेचा, और 11,000 के ऊपर मैंने 18% कलेक्ट किया, न 1,980 रुपये का। कितना कलेक्ट किया, 1,980 रुपये का। और मेरा टोटल इनवाइस जो है, मैं सामने वाले को जब सेल इनवाइस दूंगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा, 12,980 रुपये का इनवाइस बना के सामने वाले को दे दूंगा। अब ये मोबाइल मैंने किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया। ये मोबाइल मैंने किसको बेच दिया, कस्टमर को दे दिया ये बिल जो है। ठीक है ना, तो कस्टमर को जब मैं दूंगा ये बिल, तब मुझे सरकार क्या करेगा, ठीक है, अब मैं सरकार, कस्टमर को दे दिया बिल, अब मैं सरकार को क्या करूंगा, मैं भी फाइल करूंगा R1। ठीक है ना, अब मैं सरकार को सेल मैंने किया है कस्टमर को, तो मैं भी अब सरकार को R1 फाइल करूंगा। अब R1 मैंने फाइल कर दिया, ठीक है। और जब मैं अब 3B फाइल करूंगा, R1 फाइल करने के बाद क्या करूंगा, मैं जब 3B फाइल करूंगा, तो सरकार 3B फाइल करूंगा, तो उसमें मैं सरकार को क्या करूंगा, सरकार को बताऊंगा कि मैंने एक 10,000 का मोबाइल खरीदा था, है ना, और मैंने उस मोबाइल को 11,000 रुपये में बेच दिया है, जिस पर मैंने 1,980 रुपया कलेक्ट किया है, और मैंने जब खरीदा था तो मैंने 1,800 रुपये जीएसटी दिया था। ठीक है, तो सरकार मुझे क्या कर देगा, 1,800 रुपये का आईटीसी के रूप में मुझे छूट जो है उसको बोलेगा कि आप इसको जो है सेटअप कर लो, जो कस्टमर को बेचे हो उस टैक्स से इस 1,800 को सेटअप कर लो। यानी कि आपने 1,800 रुपया मुझे जीएसटी दिया है, और आपने कस्टमर से कितना वसूला है, 1,980 रुपये वसूला है। तो इसको आप सेटअप कर लो, और जो आपने मेरे को टैक्स दिया है उसको आप अपने जेब में रख दो, और डिफरेंस अमाउंट को मुझे पे कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हुआ, ये इनपुट का मतलब ये मैंने सरकार को दिया था 1,800 रुपया, ये टैक्स, और आउटपुट का मतलब जो मैंने सामने वाले कस्टमर से कलेक्ट किया है। तो सरकार ने क्या बोला है,
इनपुट जो है आप आउटपुट से माइनस कर दो, इनपुट जो है क्या कर दो, आउटपुट से माइनस कर दो, और जो टैक्स आता है वो मुझे क्या कर दो, पे कर दो, कैश के कैश में पे कर दो। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर मुझे 1800 रुपये का ITC मिला, और 1900 रुपये में मैंने जब बेचा तो सामने वाले से 1980 रुपये में जब मैंने बेचा तो ये टैक्स मैंने सामने वाले से कलेक्ट किया। लेकिन ये पैसा मेरा थोड़ी है, ये किसका पैसा है दोस्तों, सरकार का है, क्योंकि मैं तो मार्जिन पे कमा लिया हूँ ना, 10,000 को 11,000 में बेच लिया हूँ। तो ये टैक्स का डिफरेंस जो है वो पे करना पड़ेगा मेरे को। 1980 रुपये टोटल पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे केवल कितना पे करने का, 180 रुपया बस पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1800 मुझे इनपुट के रूप में सरकार जो है छूट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रहेगा ना कैसे हमें छूट मिलता है, ITC क्या होता है, ITC क्या होता है ये समझ में आया। यदि अगर मैं ये गुड्स को कम में बेचता है ना, यानी कि मैंने ज़्यादा सामान खरीदा होता तो उसमें मेरे को ज़्यादा ITC भी मिल जाता। मान के चल यहाँ पर 2 मोबाइल फ़ोन खरीदा होता तो 1800 कितना हो जाता, 3600 हो जाता, और मैंने केवल एक ही मोबाइल बेचा होता 1980 रुपये का, तो यहाँ पर मुझे पे करना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास 3600 का ITC रहता और मैंने बेचा केवल 1980 रुपये का टैक्स वसूला है, तो उसमें मुझे ITC पे नहीं करना पड़ता। मान के चल मैं आपको समझाता हूँ, मान के चलो मैंने 2 मोबाइल क्या किया है, 2 मोबाइल बेचा है, और 2 मोबाइल में मैंने 18 दूनी 3600 रुपया सरकार मैंने सामान 2 ठो खरीदा है, यानी कि 2 मोबाइल खरीदा है, जिस पे मुझे 3600 रुपये का इनपुट मिला है, यानी कि ITC मिला है। और इस मोबाइल को मैंने कितने में बेचा है, केवल इस मोबाइल में से मैंने केवल एक ही मोबाइल बेचा है 1980 रुपये का। तो मैंने एक मोबाइल बेचा, तो भाई यहाँ पर 1980 रुपया जो है मेरा सेल का टैक्स है, जो कि मैंने सामने वाले कस्टमर से वसूला है, और यहाँ पर मैं सरकार के पास मेरा कितना जमा है, 3600 रुपये जमा है, और 1900 मैंने वसूला है। तो सरकार बोलेगा कि 1900 रुपये को आप सेटअप कर लो ITC से, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला पैसा जो है इसमें माइनस कर दूंगा, तो भाई ये मेरा ज़्यादा है तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 0 0 है ना, अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, अब यहाँ पर 8 यानी कि 2 आ जाएगा है ना, और यहाँ पर 15 है तो 15, चलो इसको हम माइनस करके देखते हैं। ठीक है दोस्त, माइनस अब माइनस करेंगे तो 1980 रुपये में हम क्या कर देंगे, 1980 रुपये में 1800 तो 1720 रुपया, ठीक है ना, 1720 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, ITC हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1620 रुपये मेरा ITC हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1620 रुपये मेरा ITC हो जाएगा। 1620 रुपये मेरा क्यों ITC होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा 3600 इनपुट है और आउटपुट है 1980 रुपया। तो भाई 1980 रुपये को जब मैं 3600 से माइनस करूँगा तो मेरे पास 1620 रुपया बचेगा। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। क्यों इनपुट कहलाएगा, क्योंकि मेरा इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पटाना नहीं आएगा, और यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, पैसा पटाने को आ रहा है, क्योंकि मैंने खरीदा है 1800, खरीदा मैंने 10,000 में है और 1800 टैक्स पे किया है, और मैं बेचा हूँ उसको 11,000 में और मैंने 1980 रुपया कलेक्ट किया है। तो ये 1800 जो है इससे सेटअप हो जाएगा, तो मुझे केवल सरकार को 180 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैंने 2 मोबाइल खरीदा है और 2 मोबाइल के ऊपर 3600 मुझे ITC मिला है और मैंने केवल एक ही मोबाइल बेचा है 1980 रुपया में, तो जब मैं 1980 रुपया को माइनस करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास जो बचेगा 1620 रुपया वो मेरा ITC होगा। ठीक है, 3600 को 1920 रुपये में आप 1980 रुपये में आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3600 है और यहाँ पर 1900 है, तो भाई 18 दूनी 3600 होता है। ठीक है, और 180 रुपये जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको फिर 1800 से हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1620 रुपया। तो ये 1620 रुपये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ITC हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1980 रुपया घटाने के बाद मेरे पास 1600 बचेगा। ठीक है, और यदि अब मैं फिर से अगर मोबाइल बेचूंगा तो वहाँ पर अगर मैंने जो टैक्स कलेक्ट किया, अगर आउटपुट वहाँ पर ज़्यादा हो गया तो मुझे फिर से क्या करना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यदि आपका परचेस और स्टॉक आपके पास ज़्यादा है, यदि आपके दुकान में पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसका ITC भी आपको मिलेगा, और यदि आपने महीने में खरीदी किया है उसका भी आपको ITC मिलेगा। ठीक है,
और यदि आपने सेल किया है तो उसका आपको पटाना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना, आपके पास जब भी आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास स्टॉक और परचेस यानी कि खरीदी करके आपके पास हमेशा जो है इनपुट ज़्यादा रहता है। तो इनपुट जब भी ज़्यादा रहेगा और आउटपुट कम रहेगा, यानी कि सेल आप कम करोगे, तो आपको टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा। मान के चलो आप मेरे पास जो है 25 लाख का सामान है और मैं केवल बेचा हूँ 10 लाख का, तो यहाँ पर मुझे पटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है खरीदी ज़्यादा है और बिक्री कम है। तो जब मेरे पास खरीदी ज़्यादा है यानी कि इनपुट ज़्यादा है और मेरे पास आउटपुट कम है, तो मुझे टैक्स पटाना नहीं पड़ेगा, उससे सेटअप करूँगा। ठीक है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेटअप किया है, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा खरीदी कम था और बिक्री ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर पटाना पड़ा। यदि यहाँ पर मैंने 2 मोबाइल खरीदा होता और 1 मोबाइल बेचा होता तो यहाँ पर मुझे पटाना नहीं आता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो टैक्स हम देते हैं वो किस टाइप से देते हैं, जैसे कि मैंने 1800 अभी जो बताया था, वो टैक्स मैं कब दूंगा और कैसे दूंगा ये यहाँ पर समझते हैं। तो टाइप जो होता है, जीएसटी का जो टाइप होता है, जो मैं पैसा बता रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर बताया ना मैं 1800 ये 1900, इसका टाइप कैसे होता है। तो दोस्तों इसका टाइप जो होता है CGST, SGST, IGST, UTGST, है ना। CGST और SGST, तो CGST SGST कब होगा, तो दोस्तों याद रखना, जब हम सेम स्टेट में यानी कि अपने ही राज्य के अंदर कोई भी गुड्स की खरीदी और बिक्री करते हैं तो CGST और SGST पे करते हैं। ठीक है ना, तो 1800 जो है क्या हो जाएगा, 900 रुपया CGST में जाएगा, है ना, और 900 रुपया SGST में जाएगा। 900 रुपया CGST में और 900 किस में चला जाएगा दोस्तों, 900 रुपया जो है SGST में चला जाएगा। लेकिन कब, जब हम अपने राज्य के भीतर में खरीदी बिक्री करेंगे तब। और यदि हम राज्य के बाहर खरीदी बिक्री करते हैं तो उसमें सीधा 1800 रुपये जो है IGST में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, IGST में चला जाएगा, यानी कि मुझे जो है IGST का टैक्स देना पड़ेगा। और मैंने यदि राज्य के अंदर खरीदी किया है तो 900 रुपया CGST और 900 रुपया SGST, और मैंने राज्य के बाहर खरीदी की है तो 1800 रुपया IGST, है ना। यानी कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और हरियाणा से अगर खरीदी किया है तो मुझे IGST देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि मैं CGST का हूँ, दिल्ली का हूँ, तो इसमें UTGST लगेगा, CGST और UTGST। UTGST कब लगता है, केंद्र शासित प्रदेशों पे दोस्तों। ठीक है ना, तो याद रखना सिंपल भाषा में, यदि आप अपने राज्य के अंदर ही खरीदी बिक्री करते हो तो जो टैक्स पे करते हो उसको 2 भाग में बराबर बांट दिया जाएगा। जैसे कि 18% GST लगा है तो 9%, ठीक है ना, और राज्य के अंदर में खरीदी हुआ है तो 9%। यदि राज्य के बाहर अगर आपने खरीदी किया है तो केवल 18% आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि इस चित्र के माध्यम से, PPT के माध्यम से। यहाँ पर लिखा हुआ है CGST, CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से कोई भी गुड्स छत्तीसगढ़ में बेचता हूँ और छत्तीसगढ़ से ही खरीदता हूँ तो मुझे 2 टैक्स लगेगा, एक होगा CGST और एक होगा SGST। सेम उसी टाइप से जब मैं कोई भी गुड्स छत्तीसगढ़ से बाहर अदर स्टेट में बेचता हूँ और अदर स्टेट से छत्तीसगढ़ में जब मैं खरीदता हूँ तो मुझे केवल एक ही टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम होगा IGST। अब दोस्तों GST का बिल जो होता है इस टाइप से होता है। क्या होता है दोस्तों, GST का बिल जो होता है इस प्रकार से होता है। यदि मैं एक रेगुलर डीलर हूं तो मैं क्या करूंगा, टैक्स इनवॉइस जनरेट करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, टैक्स इनवॉइस दूंगा सामने वाले को। ठीक है ना, ये GST का बिल है, यहाँ पर देखो CGST और SGST लगा हुआ है ना। तो CGST और SGST कौन काट सकता है, केवल रेगुलर डीलर। कौन काट सकता है दोस्तों, केवल रेगुलर डीलर CGST और SGST यानी कि GST काट सकता है। कंपोजिशन डीलर जो है GST बिल जो है जनरेट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर को बिल्स ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। यानी कि यदि सामने वाला डीलर जो है या फिर यदि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ तो मैं केवल बिल्स ऑफ सप्लाई दे सकता हूँ, है ना। जिसमें बिल्स ऑफ सप्लाई में क्या होता है, गुड्स में जो रेट रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर 315 टैक्स जो है CGST और SGST के नाम से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर टोटल इनवॉइस नंबर 4130 रुपये दिखा रहा हूँ, है ना। 3500 रुपये का गुड्स है और मैं CGST 315 और 315 SGST और टोटल 4130 रुपये दिखा रहा हूँ। लेकिन यदि कंपोजिशन डीलर अगर बिल बनाता है तो वो अलग से नहीं लिखेगा, सीधा सीधा लिखेगा 4130 रुपया और बिल ऑफ सप्लाई बिल देगा, हमें बिल्स ऑफ सप्लाई वाला बिल देगा। ठीक है,
और रेगुलर डीलर यदि बिल काटेगा तो CGST SGST भी अलग से बाइफरकेशन करेगा और हमें क्या देगा, टैक्स इनवाइस देगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सेम स्टेट है इसलिए CGST SGST लगा है, जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका है ना, और यहाँ पर भी क्या है, कर्नाटका है। दोनों का GST नंबर का 2929 स्टेट कोड है, यानी कि दोनों सेम स्टेट का है, तो यहाँ पर CGST SGST। अगर अदर स्टेट होता तो क्या लगता है दोस्तों, IGST, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रेगुलर डीलर में क्या होता है दोस्तों, फाइलिंग का जो मैं बताया था, फाइलिंग जब हम अपने सप्लायर से कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो सामने वाले जब R1 फाइल करता है तो R1 फाइल करने का डेट क्या होता है, तो दोस्तों रेगुलर डीलर जब R1 अपना फाइल करता है, सेल का डिटेल सरकार को देता है, यदि वो रेगुलर जो है मंथली वाला है, यानी कि वो रेगुलर डीलर जो है मंथली ऑप्ट किया है ना, तो वो क्या करेगा, मंथली में 11 तारीख तक का फाइल करेगा अपना R1। क्या करेगा दोस्तों, R1 जो है मंथली फाइल करता है, यदि वो मंथली स्कीम में है, मंथली लिया हुआ है ना, यानी कि अपनी रिटर्न जो है मंथली फाइल करता है, तो उसको जो है 11 तारीख को फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि अप्रैल का सेल को मई के 11 तारीख को उसको फाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अप्रैल में यदि मैंने सेल किया है 1 लाख रुपए का, तो उसकी सेल की डिटेल मैं कब दूंगा, 11 तारीख तक दूंगा, ठीक है, याद रहेगा ना। यदि मैं रेगुलर डीलर हूं और अपना सेल की डिटेल मैं हर महीने देता हूं, तो जैसे कि मेरा अप्रैल पहला महीना है, जब मैं सेल करता हूं तो अप्रैल में मैं टैक्स नहीं दूंगा, मई में 11 तारीख को दूंगा। यानी कि जिस महीने में आप सेल करोगे उस महीने को छोड़ के आने वाले नेक्स्ट महीने की 11 तारीख को अपने R1 का हमें डिटेल देना पड़ता है, अगर हम मंथली हैं तब, ठीक है। और यदि हम QRMP स्कीम में हैं, मान के चलो हम क्वार्टरली देते हैं, अपने सेल के डिटेल 3 महीने में देते हैं, जैसे कि अप्रैल मई जून, ठीक है ना, अप्रैल मई जून 3 महीने में सेल की डिटेल देंगे, तो हमें देना पड़ेगा 13 तारीख को, यानी कि अप्रैल मई जून, और 13 जुलाई को हमें क्या देना पड़ेगा, R1 फाइल करना पड़ेगा। QRMP में अगर हम रहेंगे तब। और QRMP में कितना हो जाता है, 5 करोड़ का जो टर्नओवर, 5 करोड़ तक के अगर हमारा टर्नओवर है तो हम क्या कर सकते हैं, QRMP स्कीम में रह सकते हैं, है ना। QRMP स्कीम क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, क्वार्टरली, QRMP का मतलब क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों QRMP में कब रहेंगे, यदि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो हमारी मर्जी है, तो हम क्या कर सकते हैं, QRMP में रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर रेगुलर में रहना है तो आप रेगुलर में जा सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से QRMP में रहना उचित नहीं है। यदि आपका B2C कस्टमर है तो आप QRMP ले लो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका B2B कस्टमर ज़्यादा है, यानी कि आप B2B सेल ज़्यादा करते हो, तो आपको मेरे हिसाब से मंथली रिटर्न ही फाइल करना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप रेगुलर डीलर हो, अगर आप मंथली फाइल करते हो तो सेल की डिटेल यानी कि R1 फाइल करने का डेट रहेगा 11 तारीख, और यदि आप क्वार्टरली में QRMP स्कीम में लिए हो, क्वार्टरली सेल का डिटेल देते हो, तो आपको 13 जुलाई को, अप्रैल मई जून और 13 जुलाई को फाइल करना पड़ेगा। यानी कि 3 क्वार्टर के बाद चौथे क्वार्टर के 13 तारीख को, चौथे महीने के 13 तारीख को फाइल करना पड़ेगा। जैसे कि अप्रैल मई जून है ना, तो 1 क्वार्टर हो गया, और जुलाई के 13 तारीख को फाइल करना पड़ेगा। अगर आप मंथली हो तो अप्रैल का, मई के 11 तारीख, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आपका 3B का जो डिटेल रहता है, यानी कि 3B का मतलब क्या होता है, इसमें जो है हम अपने सेल को भी दिखाएंगे और परचेज का भी डिटेल देंगे। यानी कि 3B में हम क्या करेंगे, ITC की भी छूट लेंगे और टैक्स का भी पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पर दिखाया ना, मैंने ITC की छूट लिया है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, कहाँ पर दिखाया दोस्तों, हम पीछे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने दिखाया 1800, और यहाँ पर दिखाया मैंने 1980 रुपया। 1800 की मुझे इनपुट मिलेगा और 1980 रुपया मैं जो है आउटपुट किया हूँ, यानी कि सेल टैक्स से, सेल से प्राप्त किया हूँ टैक्स, और मुझे पटाना है 180 रुपया। तो ये डिटेल कब मुझे देना पड़ेगा, 3B में देना पड़ेगा दोस्तों। कब देना पड़ेगा मुझे, 3B में देना पड़ेगा, ठीक है। 3B में आते हैं हम, है ना, ये वाले में आ जाते हैं। तो अब समझ में आया ना,
यानी कि जो 1800 मुझे आईटीसी के रूप में मिल रहा है वो मैं कब लूँगा, 3B रिटर्न फाइल करूँगा तब लूँगा। और 3B रिटर्न फाइल करने का डेट क्या होता है दोस्तों, यदि मैं मंथली हूँ, मंथली सेल का डिटेल देता हूँ, तो मुझे रिटर्न 3B भी मंथली फाइल करना पड़ेगा। तो मंथली मैं 20 तारीख तक का फाइल करूँगा, यानी कि अप्रैल का मैं 20 तारीख के मई में फाइल करूँगा। अप्रैल का डिटेल मैं कब फाइल करूँगा, 20 तारीख के मई में फाइल करूँगा, और उसमें अपने सेल और परचेस को दोनों को बताऊँगा। तो मैं अपने आउटपुट और इनपुट दोनों को बताऊंगा। यदि मेरा इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो मुझे टैक्स नहीं आएगा, और यदि मेरा आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है तो मुझे टैक्स पटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा, यदि मैं मंथली में हूँ तो मुझे 3B का फाइल कब करना पड़ेगा, 20 तारीख तक के, यानी कि अप्रैल का मई के 20 तारीख को फाइल करूँगा, और यदि मई का है तो जून के 20 तारीख तक का फाइल करूंगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं QRMP में हूं तो मेरा 3B का डेट क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेट देख के होता है यहाँ पर, है ना, 11 या 24। ठीक है, तो मेरे स्टेट में स्टेट देख के होता है 22 या 24। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, स्टेट देख के होता है 22 या 24, मेरे स्टेट में क्या है 22 तारीख है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यदि आप क्वार्टरली में हो तो 22 तारीख तक के या फिर 24 तारीख तक के फाइल कर सकते हो। जैसे कि अप्रैल मई जून, तो जुलाई के 22 तारीख या 24 तारीख तक आप अपने 3B का डिटेल सरकार के पास दे सकते हैं, जिसमें आप अपने आउटपुट और इनपुट टैक्स को बताओगे सरकार को, यानी कि अपने परचेस को, टोटल परचेस और टोटल सेल को बताओगे, जो कि 3 महीने में आपने किया है। यदि आपका परचेस ज़्यादा है, यानी कि आपके पास परचेस ज़्यादा है या आप पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है और आपकी सेलिंग कम है, तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और यदि आपका सेलिंग ज़्यादा है और आपके पास स्टॉक या परचेस कम है तो आपको टैक्स पटाना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल आप याद रख सकते हो दोस्तों। सिंपल याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि आप मंथली फाइल करते हो तो R1 का डिटेल 11 तारीख, ठीक है, मंथली फाइल करते हो तो R1 का डिटेल 11 तारीख, यानी कि अप्रैल का अगर फाइल करोगे तो मई के 11 तारीख, और 3B 20 तारीख। ये दोनों क्या है दोस्तों, मंथली का है, ये मंथली और ये मंथली। तो 11 तारीख को अप्रैल का, मई के 11 तारीख, और R1 का डिटेल के कब देंगे हम, 11 तारीख को मई में, और 3B का डिटेल हम देंगे 20 तारीख को मई में। ठीक है, और यदि हम QRMP स्कीम में हैं तो QRMP स्कीम में यदि हैं तो 3-3 महीने में देंगे, तो क्वार्टरली जो है अप्रैल मई जून, तो जुलाई के 13 तारीख तक देंगे अपना R1 का डिटेल। और यदि हमें 3B फाइल करना होगा तो हम अप्रैल मई जून जुलाई के 22 तारीख तक देंगे, क्योंकि हमारे स्टेट में हम 22 तारीख तक फाइल करते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेट देख के 22 या 24 हो सकता है। तो सिंपल याद रखना, मंथली फाइल के लिए आने वाले अप्रैल का है तो मई के आने वाले नेक्स्ट महीने के 11 और 20 तारीख। यदि क्वार्टरली फाइल करते हैं तो 3 महीने का है अप्रैल मई जून, तो जुलाई के 13 या 22 तारीख। ठीक है, सिंपल आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने नॉलेज को GST में बढ़ा सके और ये सब चीज़ों को जान सके, तब जाके वो अपने काम जो है अच्छे से करेंगे। क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा कि हमें R1 का डिटेल, यानी कि सेल कब तक का रिपोर्टिंग तैयार करना है टैली में, है ना, हमें परचेज का रिपोर्टिंग अच्छे से कब तक का तैयार करना है, तो वो क्या करेगा, समय के अनुसार अपना जो है सेल और परचेज खाता बही में अच्छे से रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जो भी काम करता है उसको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉलेज मैं आपके लिए बनाया हूँ। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच पाए। दोस्तों मैं अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानकारी एक फ्रेशर अकाउंटेंट के पास होना चाहिए। यानी कि जो अभी अभी टैली ज्वाइनिंग कर रहे हैं, यानी कि सीख रहे हैं, उसको केवल सेल और परचेस आता है। तो अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आप सेल परचेस के अलावा भी जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए वो वीडियो में मैं अपना डाल चुका हूँ। अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हो
तो आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। यदि आप फ्रेशर हो तो भी अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो 3-4 साल से काम कर रहे ऑपरेटर की तरह आपको नॉलेज इस वीडियो से मिल जाएगा, यानी कि मेरे वीडियो से मिल जाएगा। मेरा वीडियो देखें और कमेंट करें दोस्तों, यदि कोई कमी आपको लगता है तो कमेंट करें, मैं उसको और भी अच्छा बनाने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।